नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर मोदी सरकार को 3 झटके दिए हैं। एक झटका, दूसरा झटका और तीसरा झटका। ये 3 झटके क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक कहावत है कि अपने आप को जो बहुत सियाना समझता है वो कई बार बुरी तरह से मात खा जाता है। तो इन झटकों की अक्स में इस कहावत को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला झटका ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यों का पैनल बनाया है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी केस की जांच करेगा। 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगा। दूसरा झटका है कि सेबी से भी कहा है कि वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करे। और इसी के जुड़ा हुआ एक और झटका है कि सेबी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले सेबी रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, छोटे निवेशकों के हित आगे जाकर कैसे सुरक्षित रखे जा सकते हैं, इन सब की ज्यादा जांच करने वाली थी। इस पर ज्यादा एम्फेसिस था और समय सीमा तय नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी अनियमितताएं हुई हैं, शेयर की वैल्यू को लेकर मैनिपुलेशन हुआ है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं बाहर की, उनमें क्या पैसे किस रूप में आया, किस रूप में गया, ये तमाम मुद्दों की जांच की जाए। और इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा झटका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भी इन्वॉल्व कर दिया है। वित्त मंत्रालय से कहा है कि आप एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें और वो नोडल अधिकारी कमेटी को क्या क्या चाहिए वो तय करेगा। यानी मोदी सरकार के लिए बाध्य कर दिया है कि वो कमेटी की जांच में सहयोग करे। अब ये झटका मोदी जी को इस रूप में लगा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण सेबी को हासिल हो गया है, जांच का दायरा बढ़ गया है। अब सेबी हिडनबर्ग को भी क्वेश्चनर भेज सकता है, अडानी को भी पूछताछ के लिए बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जो 6 सदस्यों की कमेटी गठित हुई है वो भी बुला सकती है, यहां तक कि वित्त मंत्रालय को, रिजर्व बैंक को, और यहां तक कि कह नहीं सकते हम अभी कि वो पीएमओ को भी क्वेश्चनर भेज सकते हैं कि इन सवालों के आप जवाब दीजिए। होगा नहीं होगा ये अलग बात है। बंद लिफाफे में 2 महीने के अंदर सेबी को अपनी रिपोर्ट कमेटी को देनी है। कमेटी वो स्टडी करेगी रिपोर्ट, उसके आधार पर विश्लेषण करके किसी नतीजे पर पहुंचेगी और बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस के पास जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास जाएगी और उसके ऊपर फिर फैसला होगा। तो ये बड़ा झटका है। अडानी के सर पर 2 महीने के लिए फिर तलवार लटक गई है। सेबी के सर पर भी, जो कि भारत सरकार का ही एक अंग है, 2 महीने के लिए तलवार लटक गई है। मोदी सरकार पर कुछ लोग कह रहे हैं 2 महीने की राहत मिल गई। अब कांग्रेस हो, विपक्ष हो, वो आरोप नहीं लगा पाएंगे कि अडानी केस पर मोदी जी चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की सत्तारूढ़ पार्टी कह देगी कि साहब आप मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट दो जांच करा रही है और आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट का। इस हिसाब से राहत है। लेकिन तलवार लटकी हुई है कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर देगा। सेबी की जांच अगर पूरे निष्पक्ष ढंग से हुई, पूरी सारे तथ्यों की पड़ताल हुई, हिडनबर्ग ने भी अपनी तरफ से और दस्तावेज सौंप दिए, अगर सेबी ने नहीं मांगे तो भी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को दस्तावेज के गट्ठर पहुंचा दिए, तो फिर क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और तीसरा एक और सबसे अलग झटका है, अभी तक क्या होता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयोग के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी, अपनी मर्जी से करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक पार्लियामेंट इसके लिए कानून नहीं बनाती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें विपक्ष का नेता होंगे और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो अब मनमानी नहीं चलेगी। चुनावी साल में चुनाव आयोग की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव आयोग यानी केंद्रीय चुनाव आयोग का चा और आ
केंचुआ शब्द का इस्तेमाल होता था। तो जो सत्तारूढ़ पार्टियां थी, खासतौर से बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया जाता रहा, वो वाकई में चुनाव आयोग का इस्तेमाल केंचुए के रूप में करती थी कि छोटी मछलियों को निगलना है, खा जाना है, पकड़ना है, छोटी मछलियां बड़ी मछलियां, यानी विपक्षी पार्टियां। तो कांटे के अंदर केंचुआ लगाया, डाला और मछली पकड़ में आ गई, काबू में आ गई। हमने भी देखा है चुनाव आयोग का कार्यकाल, उनकी कार्यशैली देखी है, जिस पर विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि हम कुछ बोलते हैं तो चुनाव आयोग नोटिस जारी कर देता है, और प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो चुनाव आयोग खामोशी अख्तियार कर लेता है उनके चुनावी भाषणों को लेकर, या सत्तारूढ़ पार्टी का बड़ा नेता कुछ बोलता है तो चुनाव आयोग लचीला रुख अपनाता है। ये आरोप लगाए जाते रहे, और ऐसे में अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जब ये पैनल करेगा, जैसा सीबीआई का डायरेक्टर का होता है, जैसा कि मोटे तौर पर सीवीसी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है उसका होता है, मोटे तौर पर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सीआईसी उसका होता है, तो उसी तर्ज पर होगा तो थोड़ा खुलापन आएगा, पारदर्शिता आएगी। जो चुनाव आयोग में चुने जाएंगे, रखे जाएंगे, उनको काम करने की आज़ादी होगी, उन पर कोई तलवार नहीं लटकेगी, उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा, एक तरह से असंभव हो जाएगा हटाना। तो अपने कार्यकाल का वो इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अच्छे फैसले दे पाएंगे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पाएगा। कुल मिलाकर अब तक कहा जाता रहा है कि केंचुआ अब कहा जा रहा है कि केंचुआ शेषन की तरह हो जाएगा। शेषन जो एक तरह से नाग की तरह फुफकारते थे, शेर थे और किसी की नहीं सुनते थे, तो अब हमें चुनाव आयोग में शेषन ही शेषन दिखाई देंगे। ये क्या हो पाएगा और ये कितना बड़ा झटका है। अब हो सकता है मोदी सरकार या मोदी जी को पछतावा हो रहा हो कि इससे अच्छा तो विपक्ष की बात मान लेते, जेपीसी का गठन कर देते। जेपीसी का गठन कर देते तो जेपीसी के अंदर आप जानते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के या उनके सहयोगियों का बहुमत ज्यादा होता, आराम से रिपोर्ट को गोलमोल ऊपर नीचे किया जा सकता था, और जेपीसी की रिपोर्ट मानने की कोई बाध्यता भी नहीं है। आमतौर पर जितनी जेपीसी अब तक गठित हुई हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियों ने ही स्वाभाविक है गठित की, उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को नाराज करने वाला या कटघरे में खड़ा करने वाला ऐसा कोई फैसला नहीं किया। हमेशा बोफोर्स पर हो चाहे दूसरे मुद्दे हों, उसमें एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी को राहत ही मिली है। हाँ, जब तक जेपीसी की चलती है तब तक हो हल्ला हंगामा, अखबारों में चर्चा, अखबारों में खबरें लीक करना कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं और किश्तों में सरकार को बदनामी ज़रूर झेलनी पड़ती है, लेकिन अंततः सरकार पाक साफ होकर बाहर निकल कर आती है। तो हो सकता है मोदी जी को पछतावा हो रहा हो कि जेपीसी ही बना देते तो ठीक था, उधर जेपीसी जांच करती रहती जो हमारे ही हक में फैसला देती, ये और उधर सेबी भी जांच करती रहती और सेबी की जांच का दायरा संकुचित होता, छोटा होता, उनको हिडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों की पड़ताल नहीं करनी पड़ती, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की जांच नहीं करनी पड़ती, मैनिपुलेशन की जांच नहीं करनी पड़ती, वित्त मंत्रालय को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, वित्त मंत्रालय का कोई अधिकारी नोडल अफसर नहीं मिलता, नहीं बनता, नहीं बनाए जाने की सूरत होती। तो इन सब पचड़ों से बचा जा सकता था। खैर, अब जो भी है, जो हो गया सो हो गया। अब ये 2 महीने का समय है और ये बड़ा क्रूशियल समय है, और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उससे साफ हो गया कि आगे जाकर भी सुप्रीम कोर्ट जो दूसरे विवादास्पद मुद्दे हैं उनको लेकर भी उसका व्यू इतना आसान सत्ता पक्ष के लिए रहने वाला नहीं है। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं चौथा झटका है। तो 4 झटके सुप्रीम कोर्ट ने परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से मोदी जी की सरकार को दिए हैं। चलिए, ये मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको इसकी तत्काल जानकारी हो जाए। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, विजय विद्रोही पेज है मेरा, विजय विद्रोही पेज, विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और इंस्टाग्राम पर भी मैं आ गया हूं विजय विद्रोही 7 के नाम से, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर। आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।